तो दक्षिण भारत के अन्य प्रमुख राजवंशों में मुख्यतः 4 वंश हैं: पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। चोल वंश हमने संगम काल में भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि दोबारा 9वीं शताब्दी में फिर से चोल राजाओं का उदय होता है। तो देखिए, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। तो जो चालुक्य वंश है इसकी आगे 3 शाखाएं हैं: वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि काफी उलझा हुआ इतिहास है। तो आज की इस वीडियो में हम पल्लव वंश और चालुक्य वंश की जो तीनों शाखाएं हैं, यानी कि वातापी चालुक्य, वेंगी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सभी को एक साथ पढ़ेंगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए पहले हम पल्लव वंश और चालुक्य वंश की तीनों शाखाओं को आज कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए, ये है पल्लव वंश जो कि आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। ये बीच में आप देख रहे हैं, यह है राष्ट्रकूट वंश, यहाँ पर शासन था। और बाकी का ये तीनों हैं जो कि चालुक्य वंश की तीनों शाखाएं हैं। पहला है वातापी चालुक्य। तो जिन चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया वो कहलाए वातापी चालुक्य। दूसरे हैं कल्याणी चालुक्य। तो जिन्होंने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया वो कहलाए कल्याणी चालुक्य। और तीसरे हैं वेंगी चालुक्य। जिन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया वो कहलाए वेंगी चालुक्य। तो चालुक्यों की 3 शाखाएं हैं: वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। और बीच में है ये राष्ट्रकूट वंश, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और नीचे ये जो आंध्र प्रदेश वाला एरिया है वो है पल्लव वंश, और उसके नीचे जो केरल वाला एरिया है ये है चोल वंश। तो चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश का इतिहास 575 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक रहा है। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु ये इसके संस्थापक थे। और पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांची या कांचीपुरम, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु में है, ये इसकी राजधानी हुआ करती थी। और पल्लव वंश की राजभाषा कौन सी है? तो संस्कृत पल्लव वंश की राजभाषा हुआ करती थी। तो सबसे पहले देखते हैं पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के बारे में। इनका शासनकाल 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक रहा था। तो सिंह विष्णु वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो ज्यादातर जो दक्षिण भारत के राजा थे ना, ये 2 ही धर्म के अनुयायी हुआ करते थे, या तो वैष्णव धर्म या शैव धर्म। तो वैष्णव धर्म यानी कि जो भगवान विष्णु के उपासक थे, और शैव धर्म जो भगवान भोले शंकर के उपासक हुआ करते थे। तो ज्यादातर दक्षिण भारत के राजा 2 ही धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। तो जो सिंह विष्णु थे ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नाम का लेखक रहा करता था। कीर्ता अर्जुनियम की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कीर्ता अर्जुनियम ग्रंथ की रचना किसने की थी? भारवी, जो कि सिंह विष्णु के दरबार का लेखक था। उसके बाद है कि सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी पूछा भी जाता है कि तमिलनाडु में जो मामल्लपुर में वराह मंदिर है इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो सिंह विष्णु के शासनकाल में हुआ था। और सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था जिसने चेर, चोल और पांड्य वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। तो यह था सिंह विष्णु के बारे में। अब हम आगे देखते हैं इसके अगले शासक महेंद्र वर्मन प्रथम। तो देखिए, वैसे तो दक्षिण भारत के इतिहास में देखें तो बहुत से राजा हुए थे, तो हमें सभी तो नहीं पढ़ने। तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण राजा है ना, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ाऊंगा। मतलब कि हमें सब नहीं पढ़ना, सब याद भी आप नहीं रख पाओगे। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है बस हम उतना ही पढ़ेंगे, इतना ही आपको याद रखना है। अगर आप सबके बारे में पढ़ेंगे तो एक एक वंश में बहुत से राजा हुए हैं, आप सबको याद नहीं रख पाओगे। तो इससे अच्छा है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वही पढ़ लीजिए। अगर उससे बाहर भी आया तो आप कितने राजाओं को याद करोगे? तो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट राजा हैं वो मैंने कवर किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर। तो ये सभी राजा इंपॉर्टेंट हैं। तो सिंह विष्णु के बाद उनका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बना पल्लव वंश का। तो सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बना। और महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। तो ये एक महान कवि था और इसने मत्त विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी, जो कि पल्लव काल की प्रमुख रचना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मत्त विलास प्रहसन ये किसकी रचना है? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है, याद रखिएगा। और शुरुआत में जो ये महेंद्र वर्मन प्रथम था ये जैन धर्म का अनुयायी था, पर बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म अपना लिया था। पहले ये जैन धर्म का अनुयायी था, पर बाद में इसने शैव धर्म अपना लिया था। और महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित कर दिया था। आगे हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय,
उसने महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया था और यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई थी। आगे हम देखेंगे कि पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। तो ये जो महेंद्र वर्मन था ये किससे हार गया था? पुलकेशिन द्वितीय से। और यहीं से क्या हुआ था कि पल्लवों और चालुक्यों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो महेंद्र वर्मन के बाद अगला शासक बना नरसिंह वर्मन प्रथम। तो पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित कर दिया। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि इसके पिता थे महेंद्र वर्मन प्रथम, उनको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। उनका बदला इनके पुत्र ने ले लिया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसने क्या किया कि पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हरा दिया और उसकी राजधानी थी वातापी। उसको जीतकर नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कोंड यानी कि विजेता। तो वातापी को इसने जीता, इसीलिए इसने उपाधि धारण की वातापी कोंड। इसके पिता को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था और इसने पुलकेशिन द्वितीय को ही हरा दिया। और महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर हैं उनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर एग्जाम में तो ये पूछा जाता है कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं इसका निर्माण किस वंश ने करवाया? तो पल्लव वंश ने करवाया। अगर शासक पूछ लिया जाए तो शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम, अगर वंश पूछा जाए तो वंश है पल्लव वंश। याद रखिएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक बना पल्लव वंश का नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है क्योंकि इसने कोई ज्यादातर युद्ध नहीं किया, इसीलिए इसका जो शासनकाल रहा ये शांति का शासनकाल माना जाता है। और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिला है। और इसके शासनकाल में जो एक मंदिर बना है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कैलाशनाथ मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि राज सिद्धेश्वर मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। पीछे मैंने देखा कि जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर हैं वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया, पर जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है इसने कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। एक बार आप इसको रिवीजन कर लेना, नोट कर लेना, ताकि आपको ये भूले ना, इंपॉर्टेंट है। महाबलीपुरम के मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया, कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया। और इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध कवि दंडिन रहा करते थे। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दंडिन किसके दरबार में रहते थे? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। और दंडिन की एक रचना आपसे पूछी जाती है, इसका नाम है देश कुमार चरित। देश कुमार चरित ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दंडिन ने की थी देश कुमार चरित की रचना। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद अगला महत्वपूर्ण शासक बना नंदी वर्मन द्वितीय। तो नंदी वर्मन द्वितीय से दो ही मंदिर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे और कुछ नहीं पूछा जाता। जितने बार भी एग्जाम में पूछा गया है सिर्फ दो ही मंदिर पूछे गए हैं जो इसने बनवाए थे और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वही डाटा कवर किया है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा गया है, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि आप देखें तो जो दक्षिण भारत का इतिहास है काफी कॉम्प्लिकेटेड है और काफी बड़ा है, तो उसको आप सारा तो याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने कवर किए हैं। तो नंदी वर्मन द्वितीय ने दो मंदिर बनवाए थे जो कि आपसे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पहला है मुक्तेश्वर मंदिर और दूसरा है वैकुंठ पेरुमाला मंदिर। तो मुक्तेश्वर मंदिर इसका निर्माण भी नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था और वैकुंठ पेरुमाला मंदिर इसका निर्माण भी नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो एग्जाम में आपसे यही पूछा गया है कि बताइए मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया है। और दूसरा प्रश्न है कि वैकुंठ पेरुमाला मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया है। तो ये मंदिर आप नोट कर लेना। पहले हमने पढ़ा महाबलीपुरम का मंदिर, वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने निर्माण करवाया। दूसरा हमने पढ़ा कैलाशनाथ मंदिर, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, इसको नोट कर लेना। उसके बाद है मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमाला मंदिर, इसका निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया। तो इस वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक हुआ, यानी कि पल्लव वंश का अंतिम प्रमुख शासक था अपराजित वर्मन, जिसका कार्यकाल 879 ईस्वी से लेकर 897 ईस्वी तक रहा। और बाद में पल्लव साम्राज्य को चोल शासकों ने विजित कर अपने राज्य में विला लिया। तो इसके बाद जो पल्लव साम्राज्य था वो खत्म हो गया। तो हमें बस इतना ही पल्ले देखते हैं चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हैं। मैंने आपको बताया था वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। तो जिसने वातापी को अपनी राजधानी बनाया वो वातापी चालुक्य कहलाए, जिसने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया वो वेंगी चालुक्य कहलाए, और जिसने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया वो कल्याणी चालुक्य कहलाए।
और ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पूर्वी चालुक्य है, कौन से पश्चिमी चालुक्य हैं और कौन से प्राचीन चालुक्य हैं। तो देखिए जो ये वाला एरिया देख रहे हैं ना वातापी चालुक्य का, इन्हें प्राचीन चालुक्य कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले चालुक्य वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी, इसीलिए इन्हें प्राचीन चालुक्य कहा जाता है। किसे? वातापी चालुक्य को। उसके बाद जो पूर्व में आप देख रहे हैं ना आंध्र प्रदेश के एरिया में, ये है वेंगी चालुक्य, इन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। वैसे भी आप मैप में देखेंगे तो ये पूर्व में है, तो इन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। और जो ये है कल्याणी चालुक्य, इन्हें पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है। तो पूर्वी चालुक्य हैं वेंगी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य हैं कल्याणी चालुक्य और वातापी चालुक्य को प्राचीन चालुक्य कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए याद रखिएगा। सबसे पहले देखते हैं वातापी या बादामी चालुक्य, जिन्हें प्राचीन चालुक्य कहा जाता है। तो इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे, जिनकी राजधानी वातापी थी, इसीलिए से वातापी चालुक्य कहा जाता है। तो इन्होंने बस स्थापना ही की थी। इनके प्रमुख शासक देखा जाए तो वो पुलकेशिन प्रथम थे, जिन्होंने मतलब इसको आगे बढ़ाया। पर स्थापना किसने की थी? जयसिंह प्रथम ने। तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। इससे पहले एक और शासक थे पुलकेशिन प्रथम, जो इसके संस्थापक वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, मतलब कि उन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया था। पर जो प्रमुख शासक था, सबसे प्रतापी शासक था, वो था पुलकेशिन द्वितीय। तो ज्यादातर एग्जाम में जितनी भी बार वातापी चालुक्य से प्रश्न बना है, सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय से ही प्रश्न बना है, इसीलिए हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके बहुत से राजा हुए, पर अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो ज्यादातर 90% क्वेश्चन सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय से ही बने हैं, इसीलिए हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। तो पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम्ब वंश और पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था, एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी, जो कि आंध्र प्रदेश का इलाका है, उसे जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासन नियुक्त किया था और इसी के साथ वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी थी। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक है वातापी चालुक्य, जिन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया, दूसरे थे वेंगी चालुक्य, जिन्होंने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही वेंगी को जीता था और उसके बाद इसने अपने छोटे भाई को यानी कि विष्णुवर्धन को वहां का शासन नियुक्त कर दिया। तो वहीं से वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई। तो आगे हम पढ़ेंगे वेंगी के चालुक्यों के बारे में, पर पहले आप जान लीजिए कि जो वेंगी वाला इलाका था वो भी पुलकेशिन द्वितीय ने ही जीता था और उसके बाद इसने अपने भाई को वहां का राज्य सौंप दिया और वहां पर फिर वेंगी के चालुक्यों की नींव रखी गई। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। तो जब मैं आपको पल्लव वंश पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था ना कि महेंद्र वर्मन प्रथम को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पर बाद में मैंने आपको बताया था कि महेंद्र वर्मन प्रथम का पुत्र था नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने क्या किया था? इसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था और अपने पिता की हार का बदला ले लिया था। तो इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया था और पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसी पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित कर दिया था और उसकी राजधानी बादामी, जिसे वातापी कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। और विजय के बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड यानी कि वातापी का विजेता इसकी उपाधि धारण की थी। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। अब हम पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे किसको हराया किसने था और पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था और उसके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। और कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोंड की उपाधि धारण की, क्योंकि इसकी राजधानी पर उसने कब्जा कर लिया था। तो वातापी को वो जीत गया था, इसीलिए वो कहलाया वातापी कोंड। उसके बाद देखते हैं। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और जो ये ऐहोल अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। और ये रवि कीर्ति कौन थे? तो ये पुलकेशिन द्वितीय के राजकीय कवि थे। इन्होंने ही ऐहोल अभिलेख की रचना की थी, जो कि संस्कृत भाषा में है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो उसका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। वो वातापी चालुक्य वंश का सबसे अंतिम शासक था, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित कर दिया था और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके शासक दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर दिया था और वहीं से वातापी के चालुक्य वंश का खात्मा हो गया था। तो यहाँ पर हमने वातापी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कल्याणी के चालुक्य, जिन्हें
पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। तो जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया था वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। और इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। किसने? तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की थी। और इन सभी में से सबसे महाप्रतापी शासक कौन हुए? तो कल्याणी के चालुक्यों में से सबसे महाप्रतापी शासक हुए विक्रमादित्य 6। ये सबसे महाप्रतापी शासक हुए। इसने कई विद्वानों, कवियों को अपने दरबार में आश्रय दिया था और इसी के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हन रहा करते थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विज्ञानेश्वर और विल्हन ये किसके दरबारी हुआ करते थे? तो ये विक्रमादित्य 6 के दरबारी हुआ करते थे, जो कि कल्याणी के चालुक्य का सबसे महाप्रतापी शासक था। तो जितने भी शासक हुए कल्याणी के चालुक्य के, उसमें से सबसे महान और प्रतापी शासक था विक्रमादित्य षष्ठ यानी कि विक्रमादित्य 6। तो इसके शासन काल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और विल्हन रहा करते थे। तो इनकी रचनाएं पूछी जाती है। तो विल्हन की रचना थी विक्रमांक चरित्र। तो विक्रमादित्य के ऊपर रचना की थी विक्रमांक चरित्र। और दूसरे थे विज्ञानेश्वर, तो इनकी रचना भी पूछी जाती है। जिन्होंने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की थी जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है कि मिताक्षरा की रचना किसने की जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है? तो इसकी रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। तो विल्हन और विज्ञानेश्वर ये दोनों किसके दरबारी थे? विक्रमादित्य 6 के दरबारी थे। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक हुआ था सोमेश्वर चतुर्थ। याद रखिएगा। तो कल्याणी के चालुक्य में हमने क्या पढ़ा कि जिन चालुक्यों ने हैदराबाद स्थित कल्याण को अपनी राजधानी बनाया वो कल्याणी के चालुक्य कहलाए। और इस वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की। और सबसे महान शासक कौन हुए? विक्रमादित्य 6, जिनके 2 कवि थे विल्हन और विज्ञानेश्वर। विल्हन की रचना थी विक्रमांक चरित्र और विज्ञानेश्वर की रचना थी मिताक्षरा, जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। और इस वंश के अंतिम शासक हुए सोमेश्वर चतुर्थ। तो उसके बाद देखते हैं वेंगी के चालुक्य, जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। तो पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था। तो मैंने पीछे आपको पढ़ाया था ना कि जो पुलकेशिन द्वितीय था वातापी चालुक्य का सबसे महान शासक, उसने क्या किया था? वेंगी को जीतकर अपने भाई को यहाँ का शासक बना दिया था। किसको? विष्णुवर्धन को। तो वो यहाँ का संस्थापक बन गया और इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया, इसीलिए इसे वेंगी के चालुक्य कहा जाता है। और इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विजयवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने करवाया था। और इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक कौन हुआ? तो उसका नाम था विजयादित्य तृतीय। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। किसने? विजयादित्य तृतीय ने अपने आप को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। तो ये जो वेंगी का चालुक्य वंश था इसमें कोई ज्यादा महान शासक नहीं हुआ। तो ये सबसे कमजोर शाखा थी चालुक्यों की। जितने भी हमने 3 शाखाएं पढ़ी है ना, उसमें से सबसे कमजोर शाखा थी वेंगी के चालुक्य। इसमें कोई ज्यादातर महान शासक देखने को नहीं मिला। तो हमने वेंगी के चालुक्य में क्या पढ़ा कि पुलकेशिन द्वितीय ने इसे जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को इसे सौंप दिया था। तो विष्णुवर्धन यहाँ का संस्थापक कहलाया। उसने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया, इसीलिए इसे वेंगी का चालुक्य कहा जाता है। और पूर्वी चालुक्य भी इसे कहते हैं। और विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस वंश का जो महानतम शासक हुआ था उसका नाम था विजयादित्य तृतीय, जिसने अपने आप को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया था। और मैंने आपको बता ही दिया कि वेंगी के चालुक्य ये सबसे कमजोर शाखा थी चालुक्यों की, और इस शाखा में कोई भी प्रतापी शासक नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट। सरोज कुमार सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए।